outweigh the challenges if we join together in a spirit of cooperation. Technologies have the potential to make our world fairer, more peaceful, and more just. For achieving this outcome, we must work together to lay the foundations of an inclusive digital economy and society for all. This calls for rigorously pursuing policies and sustainable investments that will enable people to leverage upon technology to build better lives, resulting in a peaceful and stable world. Making this vision a reality will require all stakeholders to find new ways of working together to bridge divide between the digital haves and digital have-nots. Thank you. Thank you, sir. बोल दो थोड़ा इस सेशन के बारे में फिर Esteemed colleagues, today we had very fruitful deliberations on the theme transformation in people's lives through public digital platforms. The world we live in has undergone phenomenal changes. For its legislatures, public opinion and public aspirations are the key in framing meaningful and path-breaking legislations. Public digital platforms can go a long way in not only disseminating the public opinion to the lawmakers, but also help the decision makers to effectively translate laws into action on the ground. In India, public digital platforms are proving to be one of the most powerful windows for transforming the lives of the people in general. I am sure all of us will try to learn from each other towards leveraging public digital platforms for bringing effective and positive changes in the lives of countries. Now I hand over mic to Honorable Speaker, Lok Sabha, Manya Shri Om Birla ji, for concluding remarks of this session of the summit. G20 देशों के प्रतिनिधिगण, आमंत्रित देशों के प्रतिनिधिगण P20 सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी के लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं। एक्सेलेंसीज, 2 दिनों की सार्थक चर्चा के बाद अब हम भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन पर आ गए हैं। मैं इस अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसदें विषय पर P20 शिखर सम्मेलन की सफलता के योगदान के लिए आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। P20 सम्मेलन में संयुक्त वक्तव्यों के एडॉप्शन में P20 की प्रक्रिया और मजबूत हुई है। मुझे विश्वास है कि जिन विषयों को हमने लिया है, SDG, हरित ऊर्जा विषयों को रखा है और आने वाले समय में इससे जो G20 पर चर्चा हुई है, इन मानव केंद्रित विकास को हम P20 सम्मेलन को आगे लेकर जाएंगे और इन विषयों पर अपनी अपनी संसदों में सार्थक चर्चा और संवाद करेंगे। पिछले 2 दिनों के दौरान हुए विचार विमर्श ने G20 के संसदीय आयाम और P20 के संसदीय आयाम के महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया है और ये स्थापित भी किया है कि किस प्रकार हमारी संसदें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी संसदों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कई सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए चयनित विकास से हटकर महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों का भी उल्लेख किया है। मुझे हाल ही की जियो पॉलिटिकल घटनाएं और कई उसमें आर्थिक मुद्दे भी हैं।
कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने बहुपक्षवाद को मजबूत करने, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन के रेजिलियंस की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। मैंने इन उल्लेखों को ध्यान से सुना है। आज के इंटर कनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम माननीय प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सभी अतीत उल्लेखों और सुझावों का स्वागत करते हैं और हमने उन सुझावों को नोट भी किया है। इसलिए हमने सहमत संयुक्त वक्तव्य के पैरा 27 में इस बात का उल्लेख भी किया है। मैं पैरा 27 का कुछ विषय, कुछ बिंदु आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। जनप्रति के रूप में हम संसद सदस्य इस विशेष स्थिति में हैं कि हम जनता की आशाओं, आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक नीतियां और कानून का निर्माण कर सके। हमारी भूमिका सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में है तथा जन कल्याण के उद्देश्य से सुशासन सुनिश्चित करने में हमारी संसदों का और संसद सदस्यों का विशेष रूप से योगदान है। एक्सेलेंसी, आपकी मेजबानी करना मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है। मुझे आशा है कि भारत में आपका प्रवास सुखद और सफल रहा होगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने प्रवास के दौरान भारत के समृद्ध इतिहास, बहुरंगी संस्कृति का भी आनंद लें और उन स्थान का भी भ्रमण करें। मैं आपका पुनः भारत आगमन पर स्वागत करने तथा जन कल्याण के विषयों पर अब आपने जो चर्चा की, संवाद किया, जो बहुमूल्य बातें आपने की, हम सब उसको लेकर आगे चलेंगे और अपनी अपनी संसदों के अंदर जन कल्याण का काम निरंतर इसी गति से करते रहेंगे। मैं इस अवसर पर ब्राजील और उनकी टीम, जिनको G20 की अध्यक्षता मिली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। अब मैं ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष माननीय आर्थर सीजर परेरा डी से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर आए और अपने बहुमूल्य विचारों को व्यक्त करें और मैं ब्राजील की अध्यक्षता के लिए उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। Senhor Birla, presidente da Lok Sabha, senhor Jagdeep Dhankar, presidente da Rádio Sabha, senhor Eduardo Pacheco, presidente
da União Interparlamentar, colegas presidentes de parlamento e chefes de delegação, senhoras e senhores. Tenho a honra e o privilégio de receber, em nome do Parlamento do Brasil, a presidência do P20. O trabalho árduo e bem-sucedido da presidência indiana do último ano é a medida do imenso desafio que teremos no Brasil para recebê-los da melhor maneira possível em 2024. Estejam seguros de que não nos faltarão a energia e a conhecida hospitalidade do Brasil. Para ilustrar isso, nossa delegação presenteou as demais delegações com a edição da Constituição Federal Brasileira, que completa 35 anos neste outubro. Sempre que necessário, não hesitaremos em recorrer aos bons exemplos e à cooperação dos nossos amigos do Parlamento indiano, aqui representados pelo presidente Birla e pelo presidente Dankar. Tenho a certeza de que contaremos também com o apoio decidido e competente da União Interparlamentar, presidida por um lusófono como eu, o presidente Duarte Pacheco. Senhoras e senhores, vivemos tempos interessantes e conturbados. Temos que enfrentar múltiplos desafios que muitas vezes estão além das capacidades exclusivamente nacionais. Fome. Session finally concluding, we heard Honorable Speaker Shri Birla's closing remarks, concluding remarks, and I've taken note of some Ambassador Tripathi and Dr. Charu and also Pranjali. 3 points that I found very interesting. One, he said, first of all, making concerted efforts collectively towards achieving the P20 goals, which is for everybody. Then making every goal human-centric, that we have all this while been talking about. And finally, seeking peaceful resolution to conflict situations, which is again a very strong reference, Ambassador Tripathi, to the ongoing situations worldwide, particularly in Israel and Ukraine. Well, you see, that's a little unfortunate that every conference or every meeting nowadays, which is even focused on economic or any humanitarian issues, geopolitical issues creep in, because you cannot isolate one from another. You cannot distinguish, you cannot separate. Now, his remark that we should make concerted effort to solve the problems of the humanity, which with a human-centric approach. It is not machine-centric approach. It's human-centric approach, because what happens is very often we form the rules. When we form the rules, we think that people are for rules. People are meant for rules. Not rules are meant for people. So there is a need to change this approach to be human-centric, because what will help the humanity in developing and what will help humanity in eradicating violence or violent activities will have to be worked here. And that is what Om Birla has very pointedly mentioned. Dr. Charu? I agree with the concluding remarks in the parliament as well as of the eminent speaker next to me. And I think to adopt an human-centric approach, we need to use digital technologies as a tool, which our Honorable Prime Minister also said long ago, that digital technology for social benefit can work only if we focus on 5 I's. So those 5 I's were mentioned here directly or implicitly. One is obviously inclusiveness, and second is indigenization, because which I brought in.
Government of India is already working on digitizing our ancient scriptures and inscriptions as an initiative which would be called as Bharat or Shri, which is probably a step to amalgamate modern technologies with indigenous knowledge systems. And third is innovation, where Startup India and Made in India and Make in India are doing their bit. Apart from that, all this is not possible if digital infrastructure is not in place, which is our fourth I. And fifth I, P20 and G20 together have told us is international cooperation to achieve one earth, one family and one future. So I think we are all moving in coherence and convergence to achieve aim of not just our country but of the entire world. राइट जी बिल्कुल। और डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर चारू, जो उनके क्लोजिंग रिमार्क्स थे स्पीकर के हमने जो सुना, जो पूरा एक कंक्लूजन जो है कि संसद अपना काम करे और जो भी काम करती है संसद वो जनहित में करती है, क्योंकि जनता के लिए ही पूरी संसद है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज P20 के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष ने दिया है। पैरा अगर मैं 27 की बात करूं तो संस्कृति और हिस्ट्री को भी जाना जाता है भारत, हमारी संस्कृति हमारे इतिहास को जाना जाता है। पैरा 27 का उन्होंने जिक्र किया। ब्राज़ील को इस वक्त हम अभी भी यशोभूमि से जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये वहीं से हैं। और देखिए शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने, क्योंकि अगली जो प्रेसिडेंसी है वो ब्राज़ील के पास में है G20 की, तो उन्होंने शुभकामनाएं दी। सत्र के आखिरी चरण में हम हैं और हम कह सकते हैं कि एक हिस्टोरिकल मोमेंट जो है वो हमारा है। G20 के बाद P20, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरा जो ये साल है हमारे लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं रहा। हमने पूरी संस्कृति को जो है वो विश्व के सामने रखा है, देश के सामने हमने रखा है। बहुत महत्वपूर्ण पल, और वही की जो तस्वीरें हैं कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर मैं उपसभापति की बात करूं तो जिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, और आपने भी जो चर्चा की उनकी बातों में भी कहीं ना कहीं वो बात घूम फिर करके आई, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारी उन्होंने दी है कि वहाँ पर जो बातचीत हुई है P20 के प्लेटफॉर्म पर, जैसे कि DPI में स्पीड इन पेमेंट, डेटा सेफ्टी की बात आई, जो हम अभी थोड़ी देर पहले जो हम आपस में कर रहे थे, रिड्यूस मार्केट एक्सपेंसेस, ONDC की आपने बात की, वो उन्होंने अपनी बातों में जिक्र किया था। ये तमाम बातें, लेकिन ये सारी बातें एक तरफ और भारत एक तरफ, क्योंकि हम बहुत आगे जा चुके हैं। डॉक्टर चारू, इस तरफ क्या कहेंगे आप? भारत और इंडिया का जो फ़र्क था ना वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि इंडिया से दिमाग में एक इमेज आ रही थी अर्बन इंडिया की, इलीट इंडिया की, और भारत से रॉन्गफुली जो इमेज आ रही थी अब वो चेंज हो रही है। आपने ही खुद कहा कि भारत संस्कृति और संस्कृत एज लैंग्वेज, इसकी एक्सेप्टेंस के बाद, टेक्नोलॉजी की एक्सेप्टेंस के बाद, आई पर्सनली फील कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ही सोशल बेनिफिट कर सकती है और भारत को एक सक्षम नेशन के रूप में वर्ल्ड ओवर एक्सेप्ट करवा सकती है। जो हमने यहाँ प्रूव कर दिया वो ऑलरेडी अपने आप में एक मिसाल है। राइट, एंड आई थिंक एम्बेसडर जयंत दासगुप्ता इज ऑल्सो कनेक्टेड विद अस, एंड दीज आर लाइव विजुअल्स कमिंग फ्रॉम यशोभूमि। द सेशन एक्सेलेंस, नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन की सफलता में आपके योगदान के लिए मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद देता हूं। मेरी आशा है कि आपकी भारत यात्रा सुखद, मधुर और नई स्मृतियां लेकर जाएंगी और आप पुनः भारत की यात्रा पर वापस आएंगे। आप सबने जो 2 दिन तक सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा संवाद किया और चर्चा संवाद को आगे बढ़ाने के लिए जो संकल्प लिया, उसके लिए मैं आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। अब मैं नई दिल्ली P20 शिखर सम्मेलन के समापन की घोषणा करता हूं। अब मैं आपको भारत के
माननीय उपराष्ट्रपति जी द्वारा आयोजित लंच के लिए आमंत्रित करता हूं।